खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। पिछले कई हफ्ते से मुसलसल इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि बरतानिया में जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया उसके बाद जो मुश्किलात पैदा हुई, फिर यहाँ से जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो 1750 पाउंड अदा करके होटल में स्टे करते हैं, करंटीना करते हैं 10 रोज़ के लिए, और फिर वहाँ पर उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं, खाने की सहूलियात का मैसर ना होना, फिर रमज़ान में सहरी का इंतज़ाम का ना होना, और उसके बाद फिर जिस तरह से नारवा सलूक रखा जाता है, तो इस पर हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी और हमने गुफ्तगू की थी कि इन लोगों के मसाइल का हल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या कर सकती है, बरतानिया की हुकूमत क्या कर सकती है, समाजी कारकुन क्या कर सकते हैं। आज भी हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर दूसरा यह है कि जो लंदन में कुछ नरमी की गई है लॉकडाउन में और पाबंदियों में, तो उसके बाद फिर केसेस जो हैं वो और बढ़ना शुरू हो गए हैं। फिर जो लंदन से के हीथ्रो एयरपोर्ट से मुतल्लिका जो करीब मुल्का होटल्स हैं, वहाँ पर जो हैं वो लोग सहूलियात नाकाफ़ी हैं और जो शहरी हैं वो परेशान हैं। एक एंगल हमने और आपको बताया था कि बहुत सारे लोग बरतानिया में 1750 पाउंड अदा करके करंटीना करने की बजाय बेहतर समझते हैं कि रास्ते में तुर्की में ठहर जाएं और 10 रोज़ तुर्की में कर लें। वहाँ एक तो सहूलियात कदरे बेहतर मिल जाती हैं और दूसरा ख़र्च भी कम आता है। तो ये तजर्बा जो लोग कर रहे हैं उनका तजर्बा कैसा है, क्या ये तरीका सही रहा, उनका तजर्बा ठीक रहा, इस पर हम उनसे बात करेंगे जो तुर्की से में 10 दिन का क़याम करके लंदन गए हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं कराता हूँ। हुसैन अमान साहब हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं यूके के। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब, इस स्टोरी पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और इस पर मुसलसल काम कर रहे हैं। डॉक्टर ताबिंदा दुग्गल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। और इसी तरह से हम कुछ और मेहमानों से भी बात करेंगे। लेकिन गुलाम हुसैन साहब, सबसे पहले ये बताइए, कोरोना बरतानिया में कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया असद। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी खबर है और आज ही कुछ मिनट पहले जो है ये अदाद-ओ-शुमार आए हैं नेशनल यहाँ का जो अदाद-ओ-शुमार का ऑफिस है उनकी तरफ से, और उनके मुताबिक 1000 में से एक फर्द जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस से जो है वो इन्फेक्टेड है, जो कि सबसे बिलो तरीन जो है वो सतह है जब से जो है वो कोरोना वायरस शुरू हुआ, जब से पीक आई उनके बाद। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस की जो पहली डोज है उसके बाद दूसरी डोज लगने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जो है वो सेफ्टी आई है, और ना सिर्फ वो खुद इससे महफूज हो रहे हैं बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे जो है महफूज हो रहे हैं। और इससे क्योंकि हुकूमत जो है वो एक तरफ वैक्सीन लगा रही है तो दूसरी तरफ जो है वो नरमी नहीं कर रही, कंप्रोमाइज नहीं कर रही बहुत सी चीजों के ऊपर। और इसी तरह आपको पता है कि ट्रैवल के ऊपर भी काफी ममालिक के ऊपर रेड लिस्ट के अंदर है, उनको उनके शहरियों को यहाँ पर आने में मुश्किलात हैं। दूसरा जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाता, होटल्स के अंदर रखा जाता है, कंटीना किया जाता है ताकि वो जब बाहर निकलें तो वो इन्फेक्शन से बिल्कुल जो है वो साफ होकर बाहर निकलें। 3 उनके टेस्ट हो रहे हैं, एक टेस्ट अपने मुल्क में करवा के आते हैं, 2 टेस्ट यहाँ पर होते हैं, एक दूसरे दिन होता है, एक 8वें दिन होता है। तो ये जो इस तरह की गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं उससे जो है वो काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, और जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, नए केसेस वो बहुत कम हो चुके हैं, डेथ भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। तो ये इसको जो है वो बहुत अच्छी मैं कहता हूँ कि नजर से देखा जा रहा है, और शहरी भी हम देख रहे हैं कि इस हवाले से काफी इत्मीनान उनके अंदर नजर आ रहा है कि अब वो जो आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने जो पहले एक डर खौफ था उसके अंदर मुसलसल कमी आ रही है। हम देख रहे हैं कि जो बाजार हैं बेशक लोगों ने मास्क पहने होते हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि वो समाजी दूरी भी रख रहे हैं। बैंकों के अंदर देखते हैं क्यू लगी होती है तो 2 मीटर की जो है वो दूरी के ऊपर लोग खड़े होते हैं। तो उसके बावजूद जो है वो ये एहतियात करने के बावजूद लोग जो है वो इत्मीनान महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि वो अब कुछ पहले से ज्यादा अपने आप को जो है वो सेफ महसूस कर रहे हैं। जी सही है। अच्छा डॉक्टर ताबिंदा साहबा, आप खुद भी आपने 1750 पाउंड करके जो है वो हुकूमती पाबंदी जो है क्वारंटाइन करना, वो आपने खुद भी किया है, तो आपका तजर्बा कैसा रहा? जी शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरा तजर्बा समझे मिक्स फीलिंग्स थी मेरी। तो पहली बात तो सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो वक्त का ज़िया है कि आप जॉब से 10 दिन की छुट्टी लेना और एक आप बिल्कुल अनजान जगह के ऊपर हैं जहाँ पे बिल्कुल आपकी फैमिली को मिलने की इजाज़त नहीं है, आप कुछ किसी से बात नहीं कर सकते। तो एक तरह से तो अब बॉडी को तो रेस्ट मिलता है कि 10 दिन आपने आराम
किया, जबरी एक आराम आपको मिल गया। मगर उस तरह से बहुत कोफ्त है, क्योंकि एज सच इसकी मेरे हिसाब से और बहुत से लोगों के हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो वेरिएंट था वो यूके का ही वेरिएंट था और उसकी कोई इतने ज़्यादा बढ़ते हुए हालात भी नहीं थे ख़राब। तो वो समझ लें कि बहुत मुश्किल वक्त काटा है, 10 दिन काटे हैं, बहुत मुश्किल। आपने तो ये कहा कि 10 दिन बॉडी को आराम मिल जाता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो तो ये है कि अगर आप क्वारंटीन में हैं और 2 दिन के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आप बीमार हैं, यानी तंदुरुस्त आदमी भी खुद को बीमार महसूस करने लगता है 2 दिन के बाद, तो बॉडी जो है वो तो क्योंकि काम करने की और चलने फिरने की आदी होती है, तो कमरे में बंद हो जाना थोड़ा मुश्किल काम सा लगता है। जी, हम लोगों को वॉक की इजाजत थी, हम जा सकते थे जितनी बार भी चाहें, हम लोग चले जाते थे वॉक के लिए, वॉक की इजाजत थी, हम लोग घंटा 1.5 घंटा जितने देर भी चाहें वॉक कर सकते थे। मगर इंसान की तबीयत ही ऐसी है, पाबंदी नहीं लेती है ना, वो एक बहुत खौफ और हरास का भी था, क्योंकि कुछ लोगों के बीच में रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे थे और फिर उनको मजीद 10 दिन के लिए रुकना था। तो बस अच्छा तो नहीं है, आइडियल तो नहीं है, मगर सबसे बड़ी मुझे जो दिक्कत हुई वो इसी बात की दिक्कत थी कि काम से 10 दिन की जो छुट्टी लेने का सही है। चलें, आपका एक्सपीरियंस तो काम की छुट्टी के हवाले से और आपको ये लगा कि ज़्यादा वक्त का ज़या हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई तो उनके और भी डॉक्टर साहब मसाइल थे। मिसाल के तौर पर अगर 4 अफराद हैं तो इतने ज़्यादा पैसे अदा करना, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि जी ये तो एक फाइनेंशियल बर्डन है। उसके बाद हमारी एक फैमिली से बात हुई, उस फैमिली का एक बच्चा जो है वो एक स्पेशल चाइल्ड है, उस स्पेशल चाइल्ड को टैकल करना, और फिर वो बीमार भी हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, पेट ख़राब हो गया, उसको टैकल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो लोग अक्सर औकात बहुत नाराज़ होकर बाहर आते हैं ये 10 दिन गुजारने के बाद, बड़े ऑफेंड हो जाते हैं कि जी ये बड़ी ज़्यादती हो गई और बड़ा मुश्किल से हमने ये किया है, और जब हमारा टेस्ट जो है वो 8वें दिन दूसरा टेस्ट भी हो गया तो मज़ीद 2 दिन क्यों रखा, और फिर आप हमें 3 दिन के बाद घर जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते। तो ओवरऑल आप इसको लोगों की परेशानी को, स्ट्रेस में आ जाने को और 10 दिन जो है उसका बर्डन महसूस करने को, अनहैप्पी जो होते हैं लोग, उसको कैसे देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। और देखिए बाज़ लोगों में, जैसे मुझको दोनों टीके हो गए हुए थे और अब के नहीं बहुत देर से हो चुके थे, और मैं डॉक्टर हूँ और मरीजों का इलाज करती हूँ जिनको कोविड भी होता है, और कई ममालिक हैं जैसे आयरलैंड है, वहाँ पे अगर आपको टीके हो चुके हैं आप घर जाके क्वारंटीन कर लेते हैं, चाहे आप कहीं से भी आए हैं, रेड लिस्ट पे आए हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि उसमें ये थोड़ा सा जो बिल्कुल इन्होंने जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सबको कहा है कि टीके लगे हैं या नहीं लगे, आपको सबको यहाँ पे करना है। तो वो एक जो मजबूरी और पाबंदी है उसकी वजह से बहुत कोफ्त है। आप सही कह रहे हैं, आपने ये बिल्कुल ठीक किया बात। और बच्चों के साथ जो लोग थे उनके लिए तो इंतहाई मुश्किल था, कमरे छोटे थे और बच्चे बार बार बाहर जाने की जिद करते थे, तो आसान तो नहीं है। लेकिन ये कि इसके अलावा अब इसका कोई हल नहीं था, करना था, लेकिन इसके एक दो और तरीके थे जिस तरीके से इसको रन किया जा सकता था। जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ ममालिक में अगर आपको टीके लग चुके हैं तो आप घर जाके क्वारंटीन कर सकते हैं, जो कि ये हमें भी अलाउ कर सकते थे। और दूसरी वही आपकी बात है कि जो गवर्नमेंट का एक टेस्ट टू रिलीज एक रूल था जो उन्होंने लगाया था कि आप दूसरे 5वें और 8वें दिन करें, और आपका अगर 5वें दिन आ गया है तो आप चले जाएं, बाहर चले जाएं, वो इन्होंने रेड लिस्ट कंट्रीज पे लागू नहीं किया। तो वो बस एक कानून जब बन जाता है उसको तब्दील होने में बहुत वक्त लगता है। तो अब अगर कहना चाहिए ये कि जी देखें, अगर दूसरे ममालिक हैं जो पड़ोस में ममालिक हैं वो इस तरह नहीं कर रहे आप, तो ये भी समझ नहीं आती कि ये शिकायत किससे कहें या किसको ये तजवीज़ दे, क्योंकि कोई फ़ोन करने की नहीं है, या जो CTM जिससे बुकिंग होती है उनसे भी बात नहीं हो सकती, इसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि कोफ्त और झुंझलाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है वक्त के साथ, लेकिन आप को उसका फ़ायदा क्या कर सकते हैं आप उसके लिए, सिवाय फिक्र बर्दाश्त करते हुए। लेकिन इसका बिल्कुल सही है, एक तो आपने कहा कि बर्दाश्त करें, लेकिन मैं आपसे अगले हिस्से में प्रोग्राम के ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप अगर कुछ टिप्स देना चाहें लोगों के, वो अपने 10 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करें कि वो स्ट्रेस में ना आ जाएं, वो ज़्यादा परेशान ना हो जाएं, और उसको उनकी जो कोफ्त है वो उनको मेंटली डिस्टर्ब ना करे, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि वो 10 दिन को जो काटने तो हैं बेहतर तरीके से काट सकें। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो तुर्की में अपने 10 दिन गुजार के आए हैं ताकि उनको बरतानिया में आकर ये 1750 पाउंड अदा करके यहाँ पर क्वारंटीन न करना पड़े। अहमद खान साहब मुझे ये बताइए, ये ज़ाहिर है 2 तरह के रास्ते हैं अब लोगों के पास बरतानवी कानून के मुताबिक, क्या तो वो पाकिस्तान से बरतानिया पहुँचें तो 10 दिन हुकूमत के बताए हुए किसी होटल में क़याम करें और उसकी फ़ीस अदा करें, या फिर वो तुर्की में ज़्यादातर लोग स्टे कर रहे हैं 10 दिन के लिए और वहाँ से स्टे करके फिर वहाँ जाते हैं ताकि उनको बरतानिया में 10 दिन के लिए स्टे ना करना पड़े या क्वारंटीन ना करना पड़े। तो मुझे ये बताइए तुर्की में स्टे करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैंने काफ़ी दोस्तों से जो पहले आके ना होटल में रहे थे उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका एक्सपीरियंस जो था वो होटल में रहने का अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वाया तुर्की 10 दिन अपने गुजार के आऊँ। तो तुर्की में मेरे बहुत खूबसूरत दिन गुजरे 10 दिन। मेरे ख्याल में वैसे तो 10 दिन घूमने को नहीं मिलते, वहाँ गुजारना ना मिलते, लेकिन 10 दिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि होटलों की प्राइजेस भी बहुत रीजनेबल थी वहाँ पर, यानी कि 4 स्टार होटल आपको तकरीबन जो है 20-25 यूरो के अंदर आपको मिल रहा था। तो खाना पीना भी सस्ता था और क्योंकि इस वक्त वहाँ टूरिस्ट इतना नहीं आ रहा तो इसके लिए काफ़ी क्वाइट भी था और मैंने तो सही पूछे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है 10 दिन। तो आपको ये कितना पैसों में कितना फ़र्क पड़ा? यानी यहाँ अगर एक शख्स जो है 1750 पाउंड अदा करता है तो वहाँ कितने पाउंड्स में, अगर हम पाउंड से पाउंड का कंपैरिजन करें तो कितने पाउंड में काम हो गया? देखिए जी, मेरा 225 पाउंड तकरीबन मेरे होटल के लगे थे और बाकी जो है मैंने खुल के खर्चा किया, बी ऑनेस्ट, तकरीबन मेरे 200-250 पाउंड खर्च हुए हैं। तकरीबन 500 पाउंड में मैं वहाँ से तकरीबन 10 दिन अपने इंतहाई खूबसूरत जिसमें यानी कि काफ़ी सैर सही है। तो 1200 पाउंड आपके एक तो वो भी बच गए और दूसरा ये कि आपने उन दिनों को यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि अभी डॉक्टर ताबिंदा हमें कह रही थी कि सबसे मुश्किल काम जो है वो 10 दिन काटना, फिर टाइम का ज़्या होने का एहसास होना। तो यहाँ कम से कम आपको ये एहसास तो नहीं होगा कि आपने 10 दिन ज़ाया कर दिया। आपने कहा कि मैंने 10 दिन घूम लिया, शायद 10 दिन निकालना मेरे लिए वैसे मुमकिन ना होता। नहीं, 10 दिन तो वो तो वहाँ पर ज़ाया हुए, 10 दिन तो यहाँ भी आकर ज़ाया होंगे क्योंकि अब मुझे 10 दिन यहाँ घर पे रहना पड़ेगा। जैसे वो बता रही थी कि होटल में तो रहना, घर में भी 10 दिन रहना काफी मुश्किल है। अभी मुझे 3 दिन हुए हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कैद में हूँ। अगर आपको अपने घर में भी कहा जाए कि आप 10 दिन रुके तो इंतहाई मुश्किल से गुजरते हैं और मैं डेली दिन गिनता हूँ तो पता लगता है अभी टोटल 3 दिन हुए हैं, अभी मेरे 7 दिन और रह गए हैं। सही। तो लेकिन फिर भी उससे बेहतर है कि 10 दिन के होटल से रहने से मैं फिर भी तो बेहतर समझता हूँ कि मैं 20 दिन तकरीबन में रहूंगा एक किस्म का कैद, लेकिन फिर भी ये बेहतर मैं सही, बिल्कुल सही है। ज़फ़र इकबाल रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके 2 तारुफ हैं, एक तो मैंने बताया कि समाजी कारकुन है, दूसरा फोकल पर्सन जुल्फ़े बुखारी साहब के, और इनके दोनों तारुफ के एतबार से ही 2 अलग अलग सवाल है मेरे पास। ज़फ़र रूमी साहब, मुझे एक तो ये बताइए कि आप, हमने पिछले प्रोग्राम में वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ओवरसीज़ कमिश्नर पंजाब, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर हम NGOs के साथ और समाजी जो कारकुनान हैं उनके साथ रब्ता कर रहे हैं कि जिन लोगों ने क्वारंटीन कर रखा है होटल्स में, उनको खाने पीने का मसला है तो उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उन्हें खाना पहुंचाएं, उन्हें अगर मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन पहुंचाएं। क्या बरतानिया में मुकीम जो तंजीमें हैं, जो या सोशल वर्कर्स हैं, वो ये काम कर रहे हैं क्या? आपने बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया मुझसे। मैं भी वो आप का प्रोग्राम देख रहा था जिस दिन आपने उनको लाइन पे लिया हुआ था। जिस वो भी मुश्किल में थे वैसे। नहीं, वो जिस तंजीम की वो बात कर रहे थे वो बिल्कुल यहाँ पे कोई हेल्प नहीं हो रही किसी की। मैं आपको भी ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। जो लोग अपने तौर पे कर रहे हैं, यहाँ पे हंजलो मस्जिद वाले हैं वो कर रहे हैं, इस तरह 1-2 लोग ही हैं जो लोगों को तो पता ही नहीं है कौन लोग कहाँ पे ठहरा हुआ है, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं जब तक आप किसी के साथ इन टच नहीं हो। तो मेरे ख्याल में तो वो बहरहाल ऐसे ही उन्होंने आगे कह दिया जी हमारी तंजीमें काम कर रही हैं। यहाँ कौन सी तंजीमें हैं हमारी? कोई तंजीम ऐसी नहीं है जिसके साथ कोई लिंक अप हो या किसी का कोई नंबर उन्होंने दिया हो या कोई वेबसाइट पे दिया हो कि लो जी ये पंजाब गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट पे ये तंजीम का नाम लिखा हुआ है, आप इससे कोई राब्ता करें। मैंने तो नहीं कोई देखा, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखे, अब मैं आपको पहले कह रहा हूँ बड़ा डिफिकल्ट सवाल था आपका। मैं अब इस बात के कितने कोई पर्दा पार्ट डालने को मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। बहरहाल हम लोग वहाँ पे ठहरे, मैं भी तुर्की में 10 दिन गुजार के आया। अच्छा, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ पे अपना
हर बंदे को वहाँ पे अपने फेसबुक पे लगाया हुआ था कि किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ है यहाँ पे आने के लिए, पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे या होटल के लिए कोई भी ऐसा मसला है तो हमसे रब्ता करें। और आप यकीन करें कम से कम 25-30 लोगों ने, मेरा ख्याल है ये अहमद साहब भी उधर ही थे, मेरी इनसे मुलाकात हुई है। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया। जिन लोगों को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थे, किसी को एयरपोर्ट से लाना या होटल का, जिन लोगों को कोई सस्ते होटल नहीं मिल रहे थे, ये सही कह रहे हैं, जो 30-35 यूरो का जो होटल है वो ढूंढने से मिलता है। वैसे आप booking.com से या hotel.com से जब बुकिंग करते हैं तो यही प्राइस जो है 50-60 पाउंड से कम नहीं है यहाँ पे 4 स्टार होटल की। तो हम लोगों ने वहाँ पे रमादा होटल था, उनसे बात की हुई थी, वो हमें हर बंदे का 30 यूरो चार्ज कर रहे थे कि कुछ जिसको भी हम रेकमेंड कर रहे थे ना उसके लिए 30 यूरो वो ले रहे थे। तो बाद में हमने वहाँ पे इफ्तार पार्टियां भी की हैं तुर्की में। तो इस्तांबुल में हम लोग ठहरे हुए थे, काफ़ी करीब थे सब लोग। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है पाकिस्तानियों का। रह गई बात, आप ये जो इन्होंने 10 डेज ये जो रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डाला है, आप देखें, मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास हुआ है, लेकिन मैं इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझता हूँ क्योंकि हर मुल्क को अपने शहरियों की हिफाजत करनी चाहिए। और आपको पता है पहले जिस तरह 2000, 1500, 1800 पर डे यहाँ पे डेथ हो रही थी और यहाँ पे 50-60,000 बंदे हर रोज पॉजिटिव थे। अब इन्होंने जब से ये रेड लिस्ट में लोगों को कंट्रीज को डाला, उसके बाद यहाँ पे डेथ जो रेशो वो है 15 बंदों की 20, 15, 20, 30 आ गई है। और दूसरी जो बात है ये वाली पॉजिटिव वाली, वो भी 3000, 2000, 2500 हो गए हैं। तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा इक़्तिदाम किया है ये वाला जो यूके गवर्नमेंट ने, कि अपने शहरियों की हिफाजत किया। प्रॉब्लम में तो होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा असल में जो प्रॉब्लम वहां पे हुई थी, यूके गवर्नमेंट को पता था कि 40-45,000 पाकिस्तानी जो है ट्रैवल कर चुके हुए हैं पाकिस्तान के लिए। ये तो वो तादाद थी जो डायरेक्टली पाकिस्तान गए हैं। जो लोग रास्ते में रुके गए हैं, जिन्होंने डिफरेंट टिकटें ली, मसलन दुबई गए, दुबई से आगे दूसरी टिकट ली, उनकी तादाद तो उनके पास काउंट ही कोई नहीं थी। ये काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी थी। इन्होंने टाइम काउंट लिया, इन्होंने 2 तारीख को ऐलान किया है कि हम लोग पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल रहे हैं और 8 तारीख को इन्होंने उसका कर दिया। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं समझता हूँ इन्होंने इस तरह रेड कंट्री में लोगों जो मालिक डाले हैं, इससे अपना मुल्क जो है यूके को सेव कर लिया है। और हर कंट्री को अपने मुल्क के हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि ये वबा इतनी खतरनाक है कि एक बंदे एक को शुरू हुई है, आप यकीन करें जिस घर में ये गई है ये जिस घर में गई है शायद ही कोई घर का कोई फर्द बचा है जिसको ना हुई हो। हत्ता कि आप किसी दोस्त के पास, मैं खुद इससे मुतासर हुआ हूँ। मैं दुबई चले गया था, मेरे दोस्त को कोविड था, मुझे नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था। हमने सिर्फ बैठ के खाना खाया आमने सामने, सिर्फ इतना किया, उसके बाद मैं पकड़ा गया हूँ। तो ये इतनी बुरी वबा है, तो अल्लाह ताला इससे सारे ममालिक को रहम करे इस पे। अब आप इंडिया का हाल देखें कि क्या है कि दिल दहल जाता है वहां पे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सेफ रखे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इक़्तिदाम किए हैं जिसकी वजह से अभी तक वहाँ पे अमन है, लेकिन इनको बेटर और भी ज़्यादा अच्छे इंतजाम करने चाहिए। जिस तरह इन्हें ये ऑक्सीजन की जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा इनको सप्लाई रखनी चाहिए। ये वैक्सीन इनको पहले करनी चाहिए थी, पहले से इंतजाम रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पहले हर चीज का, क्योंकि 1 साल हो गया इस वबा को आए हुए पाकिस्तान में। मार्च में ये हुआ था, वहां पे पहला जो कोविड पर्सन आए थे, तो इनको इतने ज्यादा इंतजाम कर लेने चाहिए थे पहले। लेकिन अब भी हुकूमत पाकिस्तान कर रही है अपने तौर पे जिस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो अच्छा समझता हूँ। मेरी तो देखे, जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर होटलों में नहीं रहना चाहते, ये 12-1-2 केस हुए हैं जहाँ पे लोग यहाँ पे परेशान हुए हैं। मैं कल, अब अच्छा मैं बता ही देता हूँ, मैं कल जाके यहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 4 के पास खाना पहुँचा के आया हूँ अपने घर से बनवा के लोगों को। उनसे मैंने बातचीत किया, वो कहते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज बड़ी अच्छी हैं, हमें बाहर जाने की कोई पाबंदी नहीं है।
जिस वक्त चाहे हम बाहर जा सकते हैं। ये इसका मतलब ये है कि ज़फ़र इकबाल साहब, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि पिछले दफ़ा हमारे प्रोग्राम में जो लोग थे उनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ था, शायद आपका मुख्तलिफ होगा या कुछ और लोगों का मुख्तलिफ होगा, तो शायद ये मुख्तलिफ लोगों का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है। मैं एक छोटा सा, अगर आप इजाज़त ब्रेक लेता हूँ, गुलाम हुसैन साहब, जानता हूँ कि ये जो हुकूमत ने फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन मुतारिफ़ कराई है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या होता है, एक तो हम इस पर बात करते हैं, दूसरा बाकी मेहमानों से मज़ीद बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे गुलाम हुसैन साहब ये बताइए कि ये जो हुकूमत ने एक एप्लीकेशन मुतारिफ़ कराई है, फास्ट ट्रैक ऐप, ये इसका क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको कैसे लोग इस्तेमाल कर सकेंगे, इसकी तफसीलात क्या हैं? देखिए, ये तो एक उन्होंने फास्ट ट्रैक जो एप्लीकेशन कराई है तरफ के, वो आपके फ़ोन के ऊपर आप डाउनलोड करते हैं ऐप, और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर चली जाती है। आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, आपके टेस्ट की डिटेल्स, अगर आप वैक्सीन आपने करा ली है, वो सारी डिटेल्स चली जाती हैं। तो आप जब पाकिस्तान पहुंचने से पहले जो है वो आपकी डिटेल सारी जो है वो वहां पर मौजूद होती है उनके पास। और पहले ये था कि आप मैनुअली आपको फॉर्म फिल करके ले जाना पड़ता था अपने साथ, और वो आपको वहां हैंड ओवर करना पड़ता था। लेकिन अब आप ये है कि जब आप यहाँ पर उसको लोड करते हैं तो वो आपसे पहले ही सारी इंफॉर्मेशन वहां पहुंच जाती है। और ये जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जो है वो ऑन बोर्ड नहीं हो सकते। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कराई गई है, और जितने भी पाकिस्तान के मिशन हैं, एम्बेसियां हैं बैरून मुल्क, सबको जो है ये कहा गया है कि वो जो कम्युनिटीज हैं उनको इस बारे में अवेयरनेस देते हैं। हमें पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से जो है बाकायदा इसकी प्रेस रिलीज जारी हुई, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने फिर इसकी ज़ाहिर खबर भी चलाई टीवी के ऊपर, ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ जाए। और जो लोग यहाँ से ट्रैवल जो पाकिस्तान करेंगे, अब वो इस फास्ट ट्रैक के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते। ये एक किस्म का आप समझ लें कि जिस तरह के बिल्कुल कंपल्शन है, और जिस तरह आप समझ लें कि पासपोर्ट टाइप एक चीज़ है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल के वो आपको पासपोर्ट नंबर भी जाता है, आपका हर चीज़ उसके अंदर जो है वो बनी हुई है। और फिर कोविड के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन है, जो आपने टेस्ट कराए हैं, जो वैक्सीन कराई है, सब इसके अंदर जो है वो चली जाती है। और हुकूमत जहाँ फ्लाइट पहुंचने से पहले जो है वो तमाम डिटेल्स जो है वो उनके पास होती हैं। जो जिन्होंने वैक्सीन कराई है उनका पता चल जाता है, जिन्होंने अपना ये टेस्ट करवाया है उनका ज़ाहिर टेस्ट अगर नेगेटिव है तो वो भी सारा कुछ होता है। तो ये जो है वो ज़रूरी कर दिया गया है फास्ट ट्रैक को, जो भी ट्रैवल पाकिस्तान ट्रैवल करेगा उसको वो कराना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो एक दो ऐसे केसेस हुए थे, जैसे रूमी मलिक साहब बता रहे हैं कि कई होटल्स बिल्कुल ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो हलाल खाना मंगवाने की भी सहूलत है, बाहर वॉक करने की भी सहूलत है। लेकिन कुछ जो होटल्स ऐसे हैं वहाँ पर पाबंदियां दूसरी तरह की हैं। वहाँ पर जो है वो बाहर नहीं जाने दिया जाता, बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते। तो इस तरह बाज लोगों को जो है वो हराम खाना भी खाने को मिला, और जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने यहाँ पर बाकायदा उसके ऊपर सू किया हुआ है होटल्स के ऊपर। और फिर एक जो पाकिस्तानी फैमिली थी उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया, तो हाई कोर्ट ने जो है वो डायरेक्शन दी बाकायदा कि जो भी यहाँ पर लोग होटल्स के अंदर कैंटीना कर रहे हैं उनको मेक श्योर किया जाए कि उनको प्रॉपर जो है वो सहूलतें दी जाएं, ताकि जो है वो बजाय लोग जो है वो यहाँ पर अगर कोविड से बच जाए तो कहीं ज़हनी बीमारियों का शिकार ना हो जाए। क्योंकि आइसोलेशन के अंदर जो है वो अगर आप इस तरह रखा जाए जिस तरह आप किसी कैदी को रखते हैं, तो ये ज़हनी बीमारियों का जो है वो बाइस ऐसी सूरत बन सकती है। इसकी वजह से हाई कोर्ट ने जो है वो स्पेशल डायरेक्शन जारी की, जिसके बाद जो है वो ये सुनने में आ रहा है कि जो सहूलियात हैं वो अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं, और लोग जो है वो कुछ ज़ाहिर है इत्मीनान महसूस कर रहे हैं कैंटीना के अंदर। जी बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर ताबिंदा, जो सवाल मैं आपके लिए छोड़ गया था वो मैं जानना चाहूँगा कि आप बतौर एक्सपर्ट, माहिर नफ्सियात, आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो अगर 10 दिन के लिए घर में हैं, जैसे अभी अहमद खान साहब कह रहे थे कि घर में भी हैं तो 10 दिन के लिए ऐसा लगता है कि मैं कैद हो गया हूँ, और फिर अगर आप हुकूमत के होटल के बताए गए होटल्स में 10 दिन के लिए क्वारंटीन कर रहे हैं तो वो तो एक और भी मुश्किल काम है। तो अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, अपने आप को उलझन का शिकार होने से कैसे बचाएं, कोफ्त से कैसे बचाएं अपने आप को, क्या करें? जी थैंक यू असद। मेरा ख्याल है कि सबसे अहम बात यह है कि अपनी एक रोज़ की रूटीन रखनी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें वो रूटीन के हिसाब से ये है कि आपका सहरी का एक टाइम है, उसमें आपने ऑर्डर कर दिया है रात से खाना, और वो आपका खाना आ जाता है और आप उसका वेट करते हैं। फिर आपके पास
ये कितना अच्छा मौका है कि आपके पास तन्हाई है, आप इबादत करें, रमज़ान का महीना है और जो भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से उनको इस चीज़ की तैयारी करके आनी चाहिए कि उनके पास ऐसे मटेरियल्स हों जो जिसके साथ वो इबादत कर सकें। कुरान पाक के तराजिम या तफसीर जो भी उन्होंने पढ़नी है उसमें बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। फिर उसके बाद एक जो हम जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहते थे, लुक फॉरवर्ड करते थे, वो शाम की वॉक होती थी, क्योंकि आप घंटा 2 घंटे जो हैं वो लोग टोलियों में खड़े थे बाहर, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। वो एक रूटीन थी आपकी पूरी कि आपने मैं तकरीबन 5 किलोमीटर तक रोज वॉक करती थी और एक तरह से मैंने तो इसको समझे आपके होलिस्टिक एक्सपीरियंस लिया बॉडी का, कि मैंने समझा कि ये बाकी जो कोई मुझे और फिक्र नहीं है और मुझे सिर्फ ये एक रूटीन रख के इसके ऊपर फोकस करना है और इसके टाइम को गुजारना है। और फिर वक्तन फवक्तन ये है कि कोफ्त होती है, कोफ्त की बात भी है, इंसान की जो फितरत है वो पाबंदी नहीं लेती, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बेहतर यही बात है कि आप एक रूटीन को फॉलो करें और उस रूटीन के साथ उसमें ये भी शामिल रखें कि आप राब्ते में रहें लोगों के साथ, जो है जूम के थ्रू या व्हाट्सएप या फेस टाइम, आप अपनी फैमिली के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहें। आप ऑनलाइन गेम्स भी उनके साथ खेल सकते हैं, वक्त गुजार सकते हैं। और उस तरह से मुझे तो 10 दिन गुजारने मुश्किल तो थे, लेकिन ऐसी बात नहीं लगी कि मैं ये कहूँ कि मुझे कोई तकलीफ हुई, क्योंकि हमारे होटल में बहुत अच्छा इंतजाम था खाने पीने का, सहरी का, अफ्तारी का और हर चीज़ के हिसाब से। उनको कहना पड़ा, शुरू में एक रूटीन बनानी पड़ी, लेकिन जैसे कि रूटीन बन गई तो उसके बाद कोई तकलीफ एज सच नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये बज़वर्ड होगा यहाँ पे वो रूटीन का होगा कि आप एक दिन की रूटीन तय कर लें कि ये काम इस टाइम पर होगा और उसके साथ साथ आप चलते रहें और इसको एज एक्सपीरियंस लें, अपने आप के साथ रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम निकालें। रमज़ान में जैसे मैंने कहा इबादत करने का, रिफ्लेक्ट करने का और एक्सरसाइज करने का, और फिर ये है कि कोई और कोई काम नहीं है, दुनिया का कोई और काम नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर आप जो लोग जिनके साथ आपका राब्ता काफ़ी देर से नहीं हो सका उनके साथ भी आपको वक्त मिला है, उनके साथ राब्ता करें आप और उनके साथ बातचीत रखें। बिल्कुल सही है। तो अहमद खान साहब, आप क्या करते हैं, आपकी रूटीन क्या है? आप कह रहे हैं कि 3 दिन से आप घर में हैं और जो है वो 3 दिन आप क्या कर रहे हैं, अगले 7 दिन क्या करेंगे, प्लान क्या किया है? और दूसरा मुझे ये बताइए कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये सिर्फ आप अपने आप पर सेल्फ इम्पोज यानी गवर्नमेंट की पाबंदी को खुद से आप फॉलो करते हैं सब लोग, या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग सिस्टम भी है कि अगर कोई वायलेट करता है तो पकड़ा जाए? अहमद खान साहब, आप घर से निकलेंगे तो आपको 10,000 पाउंड फाइन है अगर आप कहीं पकड़े गए रास्ते में, तो उसके लिए भी इस खौफ से भी इंसान घर रहता है। और वैसे भी आपको फॉलो करना चाहिए, जब उन्होंने लगाई है पाबंदी आप पे, तो बहरहाल ये है कि रूटीन यही है कि सुबह रोजा रख के और अपना घर के अंदर जो है सुबह। फिर तो अहमद खान साहब आपके खुश होने के लिए ये भी काफ़ी है कि आप 10 दिन का अपना जो घर के अंदर लॉकडाउन है वो पूरा करें, क्वारंटीन पूरा करें और उसके बाद खुश होकर निकलें कि देखिए मैं 10,000 पाउंड से बच गया। जी ये तो बिल्कुल आप सही फरमाया कि ये खुशी की बात है, जब आपको कानून को फॉलो करना चाहिए और जो गवर्नमेंट के हदायत हैं उस पर अमल करना चाहिए। और वो आपको वैसे ट्रैक भी करते हैं, तकरीबन डेली एक दफ़ा कॉल आती है इसके बारे में आपको कि आप घर में हैं, कहीं बाहर जा तो नहीं रहे। और बहरहाल जैसे कैसे 10 दिन तो आप गुजारने हैं। इसके अलावा सही, आप रूटीन बताने वाले थे कि आप क्या करते हैं? भाजी सुबह रोजा रख के मैं तकरीबन फिर दोबारा सो जाता हूँ, तकरीबन 9-10 बजे उठ के फिर मैं वॉक करता हूँ और इसके बाद टीवी वगैरह देख के फिर कोई ना कोई दोस्त आ जाता है, उसके साथ जब फोन पे इनके मुख्तलिफ दोस्तों से रब्ता करके शाम को इफ्तारी के बाद फिर दोस्त आ जाते हैं, उनके साथ 1-2 दोस्त घर में भी हैं, तो सही है, साथ वक्त गुजर जाता है। और आप तो बाहर नहीं जा सकते लेकिन दोस्त आपके घर आ सकते हैं, तो जी दोस्त घर में। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की है। मैं वापस आता हूँ तो जफ़र साहब से पूछता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि वो इस सिस्टम में कोई किरदार अदा करे, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए कि आपने पाकिस्तान को गलत रेड लिस्ट में डाला है, पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता और पाकिस्तान को आपको रेड लिस्ट में नहीं डालना चाहिए और डालना भी है। तो वो सारे मसाइल जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे उन मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट अपने तौर पर तो कुछ ना कुछ करती हाई कमीशन के थ्रू। तो वो क्या हुआ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़फ़र इकबाल साहब, आप फोकल पर्सन भी हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब के। मैं जानना चाहूँगा कि आपने ख़ुद बड़ी ईमानदारी से पहले हिस्से में बताया कि वसीम अख्तर साहब जो कह रहे थे वो गलत था, उतनी ही ईमानदारी से बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ किया है। मैं आपको बिल्कुल 100% इस बात की, क्या मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ। इन जिस वक्त पाकिस्तान रेड लिस्ट में आया, मैं पाकिस्तान में ही था जी। तो मैंने जाके जुल्फी बुखारी साहब से मुलाकात की थी। ठीक है, ये बात मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुझे तो नहीं बताई, लेकिन मुझे जहां से पता चला है कि ये बातचीत तकरीबन 10 दिन पहले से यूके गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा हुआ था कि आप कि इतने ज्यादा लोग जो है, पहले इतना हिस्ट्री में कभी इतना लोगों ने ट्रैवल नहीं किया जितने ये 2-3 महीनों में लोगों ने ट्रैवल कर लिया। छुट्टियों का फायदा उठाया, छुट्टियां गुजारने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान ने उसके साथ आगे से बातचीत शुरू की, आर्गुमेंट किए, जो भी बातचीत हुई, आखिर में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ऐसी वीडियो भेजी कि जो लोग यहाँ से झूठ मूठ ट्रैवल कह के गए हुए थे, हम इलाज करवाने जा रहे हैं, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, वो उधर जाके शादियों में भंगड़े डाल रहे थे, पार्टियां उड़ा रहे थे। तो इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान को भी थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन मैं ये वसूख से कहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी इनसे बातचीत करके कि किसी तरह ये बैन ना लगे। आखिरी दिन तक ये कोशिश करते रहे हैं कि तकरीबन 5 तारीख को 2-3 बजे तक यही उम्मीद थी कि ये बैन को थोड़ा सा या तो लंबा कर दिया जाएगा रेड लिस्ट में, तो यहाँ लिफ्ट कर लिया जाएगा। लेकिन शाम के 4-5 बजे मुझे पता चल गया कि ये 2-3 महीने के लिए रेड लिस्ट में पाकिस्तान आ गया हुआ है, तो ये बैन नहीं उठाने वाले वो, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर है यूके का, उसने पाकिस्तान को पहले वार्न कर दिया हुआ था कि हम लोग आपको रेड लिस्ट में डालने का सोच रहे हैं, और आप वो बातचीत पे चलती रही, लेकिन आखिर में कोई बातचीत कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया। और ये हमारे लोगों की वजह से ही हुआ, आप बिलीव करें कि वो लोग यहाँ से बहाने बना के गए हुए थे, वहाँ जाके शादियाँ अटेंड कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान का जाना इनके लिए भी खतरे की घंटी बज रही थी, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान में भी केस बढ़ रहे थे और पॉजिटिव ज्यादा हो रहे थे। डेथ आप देखें ना, पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं 200 डेथ हुई, कल की रिपोर्ट है पाकिस्तान में 201 डेथ हुई हैं। तो ये चीजें जो है इसमें इन चीजों ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने का सबब बनी है। हालांकि तुर्की में ज्यादा केसेज हैं पाकिस्तान से, उनकी डेथ भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद टर्की को इन्होंने रेड लिस्ट में नहीं डाला, क्योंकि वहां से यहाँ से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे टर्की के लिए। हम लोग जो आ रहे हैं, हम लोगों को एक रूट पता चल गया कि टर्की से हम पाकिस्तान जा सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग आगे, अब बेशुमार लोगों को अभी भी नहीं पता है कि टर्की के रास्ते आप आ सकते हैं। तो ये इस तरह लोग कर रहे हैं। मैंने तो आप ये चीजें रह गई पाकिस्तान एम्बेसी, आपने कहा है, तो पाकिस्तान की एम्बेसी के नुमाइंदे को बुलाएंगे यहाँ पे, आप उससे सवाल जवाब करेंगे कि उन्होंने क्या काम किया पाकिस्तान के लिए। नहीं किया। मेरे से बेहतर वो आपको जवाब देंगे। अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो ये आपके पास बहुत बड़े सोर्सेज बैठे हुए हैं, वान साहब, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो इनसे कहें कि पाकिस्तान एम्बेसी को बुलाएं और किसी नुमाइंदे को उसे यहाँ पे बैठाएं और उससे पूछे कि ये जब से पाकिस्तान रेड लिस्ट में आया है, आप लोगों ने क्या पाकिस्तान की लोगों की सहूलत के लिए काम किए हैं। तो ये वो बताएगा आपको अच्छे तरीके से, मेरे से ज्यादा। मैंने तो जहां तक मुझे पाकिस्तान, मैं उन दोनों पाकिस्तान था, मैंने आपको बता दिया। आपने ये तो बता दिया कि कोशिश की पाकिस्तान ने कि रेड लिस्ट में ना जाए, लेकिन जब चला गया तो क्या गुलाम रहमान साहब क्या किया पाकिस्तान एम्बेसी ने, क्या खदमात सर अंजाम दी हैं पाकिस्तानियों की? ये रूमी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा इन्होंने मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने अपना वजन आपके कंधे पर डाल दिया। एम्बेसी के ऊपर अगर बहुत ज्यादा होता यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा एम्बेसी को या हाई कमिश्नर साहब को
क्रिटिसाइज करें तो वो उनके पास एक हरबा होता है कि वो आपको बैसी के अंदर बैन कर देते हैं और कहते हैं जी ये जो इन्होंने बात की है ना ये कोई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ की है, तो इस बंदे को बैसी में ही आना चाहिए। तो इस तरह का पहले भी माजी के अंदर लोगों के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगती रही है, लेकिन हम ये वसूख से कहते हैं कि हमारा जो 92 न्यूज़ चैनल है वो जो भी बाकी अच्छा काम करती है हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपने देखा पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हमने उनके जो ट्रेड मिनिस्टर थे बैसी के अंदर उनको बुलाया था, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो किस तरह बढ़ सकती है, फ्रूट की और अपना आंबों का और ये किनो वगैरह का किस तरह यहाँ पे चल रहा है, हमने उनको पूरा मौका दिया। और अभी भी हमने कई दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की है इस सिलसिले में कि आप जो पाकिस्तान कम्युनिटी को जो मसाइल हैं आप आकर टीवी पर बताएं कि आप उनके हल के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन शायद दूसरे काम वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनको इन ये जो इस तरह के मसाइल हैं उनको ज़्यादा मेरा ख्याल कान नहीं धरना चाहते। हमने कई मरतबा इस बात की कोशिश की है लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और इस चैनल के थ्रू जैसे कि रूबी मलिक साहब ने बहुत सारे लोगों को ये टर्की का रूट बता दिया है कि अगर आपने करंतना से बचना है होटल के तो आप टर्की से होके आ जाइए, इन्होंने खुद ही आज बता दिया है। तो इसी तरह हम भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के जो आला अफसरान हैं उनको ये बता रहे हैं कि अगर वो जो भी पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए स्पेशली कोविड के दौरान वो कर रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उसको हाईलाइट करने को भी तैयार हैं और प्रोग्राम के अंदर उनको बुलाकर जो है वो एक दो सवाल पूछने को भी तैयार हैं कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान जो कम्युनिटी है उनसे किस तरह मुस्तफीद हो रही है। हम बिल्कुल हाजिर हैं। और दूसरी बात यह है कि कोविड की वजह से जहाँ दूसरे लोग परेशान है, पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भी चूंकि बहुत सारे लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है तो बहुत सारे काम जो है वो रिमोटली हो रहे हैं, लोग जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। अभी तक एम्बेसी भी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं हुई, कुछ डिपार्टमेंट ज़रूर उसके उन्होंने ओपन किए हैं जहाँ पर आप जाकर जो है वो अपने जो भी रूटीन के काम है वो करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी वबा है, इसने पिछले जो एम्बेसी के अंदर जब केसेज आए थे तो एम्बेसी को हंगामी तौर पर बंद भी करना पड़ गया था, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है यहाँ पर मौज़म अहमद खान साहब, वो ऑनलाइन कचहरी का इनेकाद करते हैं यहाँ पर हर महीने के पहले हफ्ते में और लोगों के मसाइल जो है वो सुने जाते हैं। लोगों के जो भी इस तरह के मसाइल होते हैं वो ऑनलाइन कचहरी के अंदर बताते हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है उसको मसाइल को हल भी करते हैं। जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर ताबिंदा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लोग इस झुंझलाहट का शिकार हैं, यानी SOPs को फॉलो करते हैं, पाबंदियाँ झेल रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन वो कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि मुझे ताहयात यही मंजर देखने पड़ेंगे या इसके साथ हमें कोविड के साथ लंबे अरसे तक रहना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि आप फ्यूचर क्या देखती हैं, कितने अरसे तक हम नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकते हैं? वैक्सीनेशन के कंप्लीट होने के बाद हमारा मसला हल हो जाएगा, हम वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे, या लॉन्गर पीरियड के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार रहें इस झुंझलाहट का? जी थैंक यू असद। सही कहा है आपने, क्योंकि झुंझलाहट जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत लोग को इसी तजब्जुब में है कि कब जिंदगी दोबारा वापस अपनी रूटीन पर उसी तरह जाएगी। देखने में तो देखें, जब तक जैसे यहाँ बरतानिया में उम्र रसीदा लोगों को लग गई वैक्सीन, तो जो बच्चे थे, एडोलेसेंट थे, जो जवान लोग थे, उनको नहीं लगी, उनकी वजह से फैलना शुरू हो गया। तो ये जिस तरह के इसको भी जांचने का टाइम जैसे जैसे चल रहा है उस तरह से इसको जांचने का वक्त मिल रहा है। तो जब तक मुझे तो यूँ महसूस होता है कि जब तक बाकी लोगों को हो नहीं जाएगा और जो बचे हैं उनको वैक्सीन नहीं लग जाएगी, कुछ नजर नहीं आता मुस्तकबिल में। कम से कम 2 साल और मजीद यही लगता है कि इस तरह की पाबंदियां ही रहेंगी। और फिर चूंकि आमदोरफ्त इतनी ज्यादा है जहाज की, वो दुनिया जो है वो इतनी छोटी हो गई है कि एक मुल्क से खत्म होगा तो दूसरे मुल्क से आ जाएंगे ममालिक से लोग जो सफर करते हैं। तो ये सफरी पाबंदियों का भी शिकार रहेंगे लोग, क्योंकि एक मुल्क ने जिसने के एक गोल अचीव कर लिया है कम करने का, जैसे कि गुलाम हुसैन नवान ने भी कहा कि यहाँ पे कमी हो गई है। और आप पड़ोसी ममालिक को देखें, जैसे फ्रांस को या जर्मनी को देखें, उनके या हॉलैंड को देखें, तो उनको 700 तक है 100,000 में उनके केसेस।
तो यहाँ पे जिस तरह इन्होंने कमी की है तो जाहिर है इनका हक बनता है कि ये उसको कर्टेल करे मूवमेंट को। तो ये सब इसी तरह चलता रहेगा अभी जब तक कि ये लोगों को इन्फेक्शन, बाकियों को इन्फेक्शन नहीं हो जाएगी और जो बचे हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगी। तो इसका कोई सिलसिला जुड़ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके साथ साथ ये म्यूटेट भी कर रहा है वायरस। तो इसमें बहुत अभी तो कुछ ज्यादा होप नजर नहीं आ रही उस तरह से, मगर कुछ ना कुछ हल तो इसका भी निकलेगा और मुझे लगता है कि उसके अंदर करीबन 2 साल लग जाएंगे। चलें, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताबिंदा दोगल प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। गुलाम हुसैन अमान साहब, ज़फ़र इकबाल रूमी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।